दोस्तों हाल ही में मैंने यक्काई नाम की एक तमिल क्राइम थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कुजंदई वेलप्पन जी ने और IMDb पर मिले ही इस फिल्म को 5.2 आउट ऑफ 10। आप इस मूवी को YouTube पर भी हिंदी में देख सकते हो। तो दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें H+ नाम के एक हॉस्पिटल के टेरेस को दिखाया जाता है, जहां पर एक कार के अंदर एक आदमी बेहोशी की हालत में मौजूद होता है और दूसरा आदमी उस कार को स्टार्ट करके उसे ऊपर से नीचे गिरा देता है। अब जैसे ही सुबह होती है तो यहाँ पर आस पड़ोस के लोग और मीडिया वाले पहुंच चुके थे। यहाँ पर जमा हुई भीड़ और मीडिया वालों की बातों से हमें पता चलता है कि इस H+ हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णमूर्ति की कार से नीचे गिरकर रहस्यमय तरीके से हत्या हो चुकी है। और दोस्तों तभी यहाँ पर एंट्री होती है SI सरनायक की। अब हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर से वो अपनी कार को लेकर टेरेस के ऊपर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सरनायक को शुगर की बीमारी है और उसे टाइम टू टाइम गोलियां लेनी पड़ती है। अब यहाँ पर पहुंचते ही वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आकर उसे कहता है कि सर, यहाँ पर जिसकी मौत हुई है उसका नाम है कृष्णमूर्ति और उसका बेटा प्रकाश अमेरिका से यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जांच पड़ताल करते समय सरनायक को किसी के फुटप्रिंट्स के निशान मिलते हैं। फिर टेरेस से नीचे आने के बाद वो उस कार के अंदर छानबीन करता है। कार में उसे कृष्णमूर्ति का मोबाइल मिलता है और वो उसकी फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके उस फोन को अनलॉक कर देता है, जहां कांटेक्ट के अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि लास्ट कॉल किसी अननोन नंबर पर किया गया था। तो यहाँ पर दोबारा से वो ऑफिसर आकर बताता है कि सर, हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया लेकिन वहाँ की हार्ड डिस्क किसी ने चुरा ली है। अब उसके बाद सरनायक वॉचमैन के पास जाकर पूछताछ करता है। तो यहाँ पर वॉचमैन बताता है कि सर, यहाँ पर पीए विराजन इस पूरे अस्पताल को हैंडल करते हैं लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। जब वो ऑफिसर विराजन के बारे में पता करता है तो ये बात पता चलती है कि कल रात से ही वो कहीं पर गायब है। खैर, अब उसके बाद ऑफिसर सरनायक कृष्णमूर्ति के केबिन में जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर ये बात पता चलती है कि पहले किसी ने कृष्णमूर्ति का यहाँ पर मर्डर कर दिया और फिर उसे लिफ्ट के जरिए टेरेस पर ले जाकर कार के अंदर बिठाकर ऊपर से नीचे गिरा दिया। अब यहाँ पर मीडिया वाले बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे, इसीलिए ऑफिसर सरनायक वहाँ पर आकर उसे जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली थी वो मीडिया वालों को बताता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कृष्णमूर्ति का बेटा प्रकाश अमेरिका से इंडिया वापस आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आते ही वो सबसे पहले हॉस्पिटल में काम करने वाले विराजन को पकड़ लेता है। विराजन कहता है कि सर, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है। मैं आपके पिताजी के साथ 20 सालों से काम कर रहा हूँ, आप इस बात को समझिए, आपके पिताजी की हत्या से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर प्रकाश उसे जान से मारने की धमकी देता है और उस रात के हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज मांगने लगता है। अब यहाँ पर डर के मारे विराजन उसे सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क को दे देता है, लेकिन तभी अचानक एक दूसरा आदमी जो कि बैक सीट पर बैठा हुआ था वो विराजन का गला घोटकर उसे मार देता है। अब प्रकाश ने ऐसा क्यों किया और कृष्णमूर्ति की हत्या के पीछे कौन सा राज छुपा है, यह हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब दोस्तों उसके बाद एंट्री होती है हमारे हीरो कबीर की। कबीर के बारे में बात करें तो वो एक स्टूडेंट और फोटोग्राफर है। वो एक रिक्शा से अपने कॉलेज जा रहा था और तभी उसे एक बस स्टॉप पर एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती है जो कि इस कहानी की हीरोइन भी है। इस लड़की का नाम है कविता और जब कबीर उसे पहली बार देखता है तो वो तो बस देखता ही रह जाता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर उसकी कुछ फोटोज पे क्लिक करता है। अब उसके अगले सीन में हमें इस शहर के बहुत बड़े आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज को दिखाया जाता है, जहाँ पर कबीर और उसके दो दोस्त मेलविन और नूर ये पढ़ाई करते हैं। हम देखते हैं कि ये लोग कॉलेज में बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, मूवी देखते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, मतलब कि अपनी लाइफ को बहुत ही हंसी खुशी और एंजॉय करते हुए बिता रहे होते हैं। अब ऐसे ही एक दिन उनके कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज किया जाता है और कविता उनके क्लास में आकर स्टूडेंट से कहने लगती है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ब्लड की जरूरत है, इसीलिए अगर आप में से कोई ब्लड डोनेट करना चाहता है तो मेरे साथ कैंप में आकर लोगों की मदद कर सकता है। अब कबीर तो पहले से ही कविता का दीवाना था और जब वो कविता को यहाँ पर देखता है तो वो तुरंत ही ब्लड डोनेशन के लिए मान जाता है और कविता के पीछे पीछे जाने लगता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो कितना ज्यादा खुश है कि कविता के साथ उसकी जान पहचान हो गई। अब उसके थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि कविता भी इस ब्लड डोनेशन कैंप में अपना ब्लड देती है। तो कबीर ने उसके जो फोटो खींचे थे वो उसे दिखाने लगता है। कविता उन फोटोज को देखकर उसे कहती है कि तुमने फोटो तो बहुत ही अच्छे निकाले हैं, लेकिन मेरे परमिशन के बिना तुम फोटो कैसे निकाल सकते हो। ऐसा कहते हुए कविता यहाँ पर चक्कर आकर बेहोश हो जाती है, लेकिन हमारा हीरो ऐसे सिचुएशन में भी कविता के साथ सेल्फी ले लेता है और उसके बाद वो उसे तुरंत ही अस्पताल लेकर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम ऑफिसर सरनायक को अपने कांस्टेबल के साथ
फॉरेंसिक लैब में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि सर, कृष्णमूर्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई है और जिसने भी किया है वो लेफ्ट हैंडेड है, क्योंकि जब गला काटा गया था तब वो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसकी गर्दन की एक तरफ जो घाव बना है वो बहुत ज्यादा गहरा है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम प्रकाश और उसके असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि उनके हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में एम्बुलेंस के अंदर होते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर रमणी नाम के एक बंदे की मौत हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि प्रकाश ने ही उसे मारा है। तभी यह हॉस्पिटल के बाहर ऑफिसर सरनायक पहुंच जाता है। वो अपने कांस्टेबल से कहता है कि तुम गाड़ी को पार्किंग में ले जाकर वहां पर मेरा इंतजार करो, यहाँ पर मैं प्रकाश के साथ मिलकर आता हूँ। तभी यहाँ पर प्रकाश को पता चलता है कि ऑफिसर सरनायक हॉस्पिटल पहुंच चुका है, इसलिए वो तुरंत ही उसे मिलने के लिए चला जाता है और यहाँ पर उसके लोग उस लाश को तुरंत यहाँ से ले जाने लगते हैं। अब यहाँ केबिन में आने के बाद ऑफिसर सरनायक प्रकाश से उसके पिताजी के बारे में पूछताछ करता है। प्रकाश बताता है कि उसके पिताजी 10 साल पहले एक बहुत ही गरीब डॉक्टर हुआ करते थे। एक बार उन्हें इलीगल तरीके से दवाई बेचने का मौका भी मिल रहा था, जिससे कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और आज देखो, हमारे पास जो कुछ भी है वो उनकी कड़ी मेहनत से है, और ऑफ कोर्स मेरी भी। आज की डेट में हमारे 4-5 बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है। ये सब कुछ रातों रात ही नहीं हुआ। ये सब कुछ पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। तभी अचानक सरनायक उसे कहता है कि प्रकाश, मुझे पता है कि तुमने अपने पिताजी को मारा है, इसीलिए सच क्या है ये जल्दी से मुझे बता दो, जिससे कि तुम्हें ही आसानी होगी। लेकिन इस बात पर प्रकाश भड़क जाता है और कहता है कि देखिए ऑफिसर, मैंने अपने पिताजी को नहीं मारा है, और भला मैं उन्हें क्यों मारूंगा? आप कुछ ठोस सबूत लेकर आइए और फिर मुझसे बात कीजिए। तो अब यहाँ पर पक्का सबूत ना होने की वजह से सरनायक भी कुछ नहीं कर पाता। फिर वो यहाँ पर प्रकाश से कुछ पेपर्स पर साइन करवाता है और उनके हॉस्पिटल में काम करने वाले पीए विराजन के बारे में पूछता है। प्रकाश बताता है कि उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कुछ दिन पहले से ही वो मिसिंग हो चुके हैं। अब यहाँ इस तरफ पार्किंग लॉट में हम देखते हैं कि कांस्टेबल मोनी को एक एम्बुलेंस के शीशे पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं, इसलिए वो तुरंत ही ऑफिसर सरनायक को कॉल करके इसके बारे में बताता है और सरनायक तुरंत ही पार्किंग में आकर उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन उन्हें वहां पर किसी की भी बॉडी नहीं मिलती। अब उसके अगले सीन में हम कविता को देखते हैं, जिसे ब्लड डोनेट करने की वजह से कमजोरी आ गई थी और हॉस्पिटल में एडमिट होने पर उसका इलाज किया जाता है। अब कविता की तबीयत के बारे में कबीर उसके रिलेटिव्स को बता देता है और उसके कुछ देर बाद में वहां पर एक मैडम आकर कबीर से मिलती है। वो मैडम एक बच्चे को अपने साथ लेकर आई थी। अब वो बच्चे और कबीर वहीं पर सो जाते हैं। सुबह होने पर जब कविता को होश आता है तो वो कबीर को उठाती है और उस बच्चे को लेकर स्कूल जाने लगती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि कविता हैंडीकैप बच्चों को पढ़ाने का काम करती है और उसके पिताजी भी इस स्कूल के प्रिंसिपल है। अब वहाँ के सभी बच्चे कविता और कबीर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इनमें से कुछ बच्चों को सुनाई नहीं देता तो कुछ बच्चे बोल नहीं सकते। अब कविता तो उन बच्चों के साथ इशारे में बात करना जानती थी, लेकिन कबीर को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। अब इसी तरह से कविता और कबीर के बीच में मुलाकातें बढ़ने लगती है। एक दिन कबीर कविता के पिताजी से भी मिलता है और दोस्तों, इसी मुलाकातों के दौरान कबीर और कविता के बीच में बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती बन जाती है। अब यहाँ दूसरी तरफ प्रकाश और उसके लोग उनके हॉस्पिटल में काम करने वाले रमनी की एम्बुलेंस में मौत हो गई थी उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। अब ये रमनी भी कहीं मिसिंग हो गया था, इसलिए इस बात की छानबीन करने के लिए ऑफिसर सरनायक फिर से उस हॉस्पिटल में आता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रमनी इस हॉस्पिटल में सिस्टम डाटा ऑपरेटर का काम करता था और ऑफिसर सरनायक उसके केबिन में जाकर कुछ सबूत वगैरह ढूंढने लगता है। वहां पर उसे कुछ सबूत मिलते भी है और वो उसे लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन प्रकाश ने सीसीटीवी कैमरा से ये सब कुछ देख लिया था। वो अपने आदमियों से कहता है कि इस पुलिस ऑफिसर के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगना चाहिए। अब सरनायक अपने कांस्टेबल के साथ गाड़ी में बैठकर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी को पीछे से ठोक देता है। इस तरह से यहाँ पर सरनायक का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कबीर और उसके दोस्त मिलकर बहुत ज्यादा दारू पी लेते हैं। कबीर इसी टेंशन में था क्योंकि 2 दिन से कविता कॉलेज नहीं आई थी। उसे लग रहा था कि कविता उसके किसी बात से नाराज है। अब तभी वहां पर एक आदमी उनके पास आकर उन लोगों से बातचीत करने लगता है। वो आदमी उन लोगों से कहता है कि आप लोग मुझे गांधीनगर छोड़ दो। तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और उसी नशे की हालत में ये लोग उस आदमी को हॉस्टल छोड़ देते हैं और खुद तीनों मिलकर गांधीनगर आ जाते हैं। मतलब कि उन तीनों को कोई भी होश नहीं था। लेकिन तभी हम उस बस स्टॉप पर कबीर के पिताजी और कविता को देखते हैं। वो लोग इन लोगों को ऐसी शराब की हालत में देखते हैं और तभी यहाँ पर शराब का डोज बहुत ज्यादा होने की वजह से कबीर बेहोश होकर गिर जाता है। अब उसके बाद क्या था, कविता और कबीर के पिताजी उन लोगों को हॉस्टल लेकर जाते हैं। अब सुबह होने के बाद जब कबीर कॉलेज आता है तो कविता और उसके पिताजी बातचीत करने के लिए उसे अपने पास बुलाते हैं। कविता तो यहाँ पर उसे डांटने लगती है,
कहने लगते हैं कि तुम्हारे पिताजी इतने प्यार से तुम्हारे लिए कैमरा लेकर आए हैं कि तुम एक दिन एक बहुत बड़े फोटोग्राफर बनोगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर शराब वगैरह पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। इस तरह से उसे प्यार से समझाती भी है और नाराज होकर चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में ऑफिसर सरनायक को देखते हैं। उस एक्सीडेंट में उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। होश में आने के बाद सरनायक अपने कांस्टेबल से पूछता है कि अमेरिका से इंडिया आने में कितना टाइम लगता है। कांस्टेबल कहता है कि 20-22 घंटे तो लगेंगे। मतलब कि प्रकाश अपने पिताजी कृष्णमूर्ति की मौत के 24 घंटे पहले ही इंडिया में पहुंच चुका था। अब तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और ऑफिसर को बताती है कि हॉस्पिटल में रमनी के केबिन में हमें जो बाल का सैंपल मिला था, वो सैंपल और पार्किंग लॉट में जो एम्बुलेंस में खून के धब्बे मिले थे, उसका सैंपल मैच हो रहा है। मतलब कि वो खून रमनी का ही था और रमनी को किसी ने मार डाला था। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं प्रकाश किसी एम्बुलेंस और रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर को ढूंढ रहा होता है। वो एक घर के पास आता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी उसे उस घर में लगे हुए कैलेंडर पर एक नंबर दिखाई देता है और वो उस पेज को फाड़कर अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पर प्रकाश एम्बुलेंस और रिक्शा के ड्राइवर को क्यों ढूंढ रहा था, ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। अब हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में जिस एम्बुलेंस के ऊपर खून के निशान मिले थे, उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को ढूंढते हुए सरनायक भी वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन प्रकाश तो यहाँ पर पहले से आकर सबूत इकट्ठा करके ले गया था। सरनायक को उस घर में एम्बुलेंस ड्राइवर की तस्वीर मिलती है और फटे हुए कैलेंडर का वो पेज भी दिखाई देता है। उस कैलेंडर को गौर से देखने पर सरनायक को भी उस नंबर के बारे में पता चलता है। मतलब कि जैसा कि हम पेन से कागज पर लिखते हैं तो उसके पीछे वाले पन्ने पर भी थोड़ा बहुत छप जाता है, तो इसी तरह से ध्यान से देखने पर उसे वो नंबर मिल गया था। अब उसके बाद ऑफिसर सरनायक उस नंबर के लोकेशन को ट्रेस करता है, तो तब उन्हें एक गोदाम के एड्रेस के बारे में पता चलता है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश को भी उस ड्राइवर के लोकेशन का पता चल गया था। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी उस एम्बुलेंस ड्राइवर को और रिक्शा के ड्राइवर को बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है। एक हथौड़े से उनके ऊपर वार करके वो उन लोगों को मार ही डालता है। अब उसके थोड़ी देर बाद में जब ऑफिसर सरनायक उस गोदाम में पहुंचता है तो यहाँ पर 2-3 लोग मरे पड़े थे और दोस्तों यही वो एम्बुलेंस और रिक्शा के ड्राइवर थे। अब सरनायक को इस जगह पर वही फिंगरप्रिंट्स के निशान मिलते हैं जो निशान उसे कृष्णमूर्ति की मौत के लोकेशन पर भी मिले थे। अब उसके बाद वो इन लाशों को हॉस्पिटल भेज देता है, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि इन लोगों को किसी ने सर पर हथौड़ा मार के उनकी जान ली है और वो आदमी लेफ्ट और राइट दोनों हाथों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से करना जानता है। अब उसके बाद सरनायक उन दोनों ड्राइवर की पूरी डिटेल्स निकालता है और यहाँ इन्वेस्टिगेशन से अब तक उसे ये बातें पता चली थी कि कृष्णमूर्ति के मरने के 24 घंटे बाद इन ड्राइवर लोगों की मौत हुई है और हॉस्पिटल में काम करने वाले पीए विराजन इसके बारे में भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चला है और हो सकता है कि पीए विराजन मर्डरर को जानता हो और पुलिस को प्रकाश के ऊपर भी शक है, लेकिन उन्हें अब तक प्रकाश के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था। अब उसके बाद दोस्तों हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कबीर को पता चलता है कि 5 मार्च को कविता का बर्थडे है। यहाँ पर कविता उसे एक शर्ट गिफ्ट के तौर पर देती है और उसके बर्थडे पर पहनने के लिए कहती है। अब ये देखकर कबीर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो अपने दोस्तों से पूछने लगता है कि मैं कविता को उसके बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए। तो उसके दोस्त उसे कुछ सजेशन देने लगते हैं। तभी वहां पर उनका एक और दोस्त आता है और उन्हें बताता है कि कल मेरी बहन की शादी है, इसलिए तुम लोगों को जरूर आना होगा। तो उसके दोस्त भी उसे ठीक है ऐसा कहते हैं। अब उसके बाद कबीर अपने पिताजी को कॉल करता है और कविता के बर्थडे पर उसे क्या गिफ्ट दूं इसके बारे में पूछता है। कबीर के पिताजी उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ को मैंने एक सोने की चेन गिफ्ट के तौर पर दी थी जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अब ये बात सुनकर कबीर भी ठान लेता है कि वो भी एक सोने की चेन ही कविता को गिफ्ट करेगा। अब उसके बाद ये लोग ज्वेलरी शॉप की दुकान पर जाते हैं और यहाँ पर कबीर को एक चेन बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है जिसकी कीमत होती है 26,000 रुपए। अब इसी दौरान कबीर और उसके दोस्तों को पता चलता है कि उसका जो दोस्त है जिसकी बहन की शादी है उसे शादी में फोटो खींचने के लिए कोई फोटोग्राफर नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो फोटोग्राफर्स थे वो 50 से 70,000 रुपए मांग रहे थे और उसके दोस्त के पास इतने पैसे नहीं थे। तो यहाँ पर कबीर सोचता है कि वो अपनी दोस्त की बहन की शादी में खुद ही फोटो खींचने का काम करेगा और वो भी बस 26,000 रुपए में। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग शादी में आ जाते हैं और कबीर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से फोटो खींचने लगता है। यहाँ पर वो बहुत मेहनत करता है। अब शादी में आए कुछ लोग उसे डांटते भी है, लेकिन वो उन लोगों का बुरा नहीं मानता। अब शादी का फंक्शन खत्म होने के बाद उसका दोस्त उसे 26,000 रुपए दे देता है और वो पैसे लेकर वो तुरंत ही उस ज्वेलरी शॉप में पहुंचता है उस चैन को खरीदने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आने के बाद उसे पता चलता है कि सोने का रेट बढ़ चुका है, इसलिए अब उसे वो चैन 26,000 में नहीं बल्कि 26,500 में मिलेगी। लेकिन दोस्तों कबीर के पास अब 500 रुपए एक्स्ट्रा के नहीं थे, तो वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और वो उस ज्वेलरी शॉप से बाहर आता है। तभी यहाँ पर कबीर की मुलाकात उसके एक खास दोस्त से होती है और उसका वो दोस्त उसे अपनी दुकान पर ले जाता है।
अब यहाँ पर कबीर उसे अपनी सारी परेशानी के बारे में बताता है कि मुझे चेन खरीदने के लिए 500 रुपए कम पड़ रहे हैं। उसका दोस्त उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 500 रुपए दे देता हूँ। लेकिन कबीर कहता है कि मेरे पिताजी के दिए हुए पैसे मेरे बैंक अकाउंट में है, लेकिन मैं अपनी मेहनत से अपने पैसों से कविता के लिए ये चेन खरीदना चाहता हूँ। ये बात जानकर उसका दोस्त उसे कहता है कि सच में तुम कविता के प्यार में पागल हो चुके हो। तभी उसके दोस्त के दुकान पर मिकी माउस का गेटअप पहनकर एंटरटेनमेंट करने वाले लड़के की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी और वो लड़का उसे ये बात बताकर वहां से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर फेस्टिवल का सीजन था और रात में लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे थे, तो इस दुकान पर एंटरटेनमेंट करने वाले बंदे की जरूरत थी। कबीर अपने दोस्त से कहता है कि ये काम मैं कर लेता हूँ और इसके बदले में तुम मुझे 500 रुपए दे देना। पहले तो कबीर का दोस्त उसे ऐसा करने से बिल्कुल भी मना कर देता है, लेकिन फिर कबीर की जिद करने पर वो उसकी बात मान लेता है। फिर कबीर यहाँ पर मिकी माउस का गेटअप पहनकर लोगों को एंटरटेनमेंट करने का काम करता है। कबीर का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारी कविता बहुत ज्यादा लकी है, जिसे तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला लड़का मिला है। अब यहाँ पर ये काम खत्म होने के बाद कबीर पैसे लेकर उस ज्वेलरी शॉप में जाता है और फाइनली वो यहाँ पर उस चेन को खरीद लेता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो कितना ज्यादा खुश है। अब दोस्तों आज ही के दिन कविता का बर्थडे था, इसलिए वो उसे मिलने के लिए निकल पड़ता है। अब एक ट्रैफिक सिग्नल पर आकर जब वो रुकता है तभी उसे वहां पर कविता कॉल करती है और बताती है कि मैं यहाँ पर एक बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कबीर उसे कहता है कि हाँ मैं जल्दी वहां पर पहुंचता हूँ, तुम वहीं पर रुको। और वो यहाँ पर उस चैन को प्यार से देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि कबीर कविता के पास पहुंचता है और वो दोनों वहां से एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं। वो बहुत ज्यादा घूमते फिरते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। कबीर यहाँ पर अपने प्यार का इजहार भी करता है और कविता उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। इसी दौरान कबीर कविता को सोने की चेन भी पहना देता है। लेकिन दोस्तों तब हमें पता चलता है कि ये सब कुछ कबीर ट्रैफिक सिग्नल पर ख्वाब देख रहा था। असलियत में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। खैर जैसे ही सिग्नल हटता है तो कबीर वहां से आगे निकल जाता है। और दोस्तों जब कबीर उस बस स्टॉप पर पहुंचने वाला था, लेकिन तभी अचानक एक रिक्शा वाला वहां पर आकर कविता को ठोक देता है और इस एक्सीडेंट में कविता को बहुत ही बुरी तरीके से चोट लग जाती है। कविता के सिर से बहुत ही तेजी से खून निकलने लगता है और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब थोड़ी दूरी से कबीर ये सब कुछ देख रहा था और तभी अचानक उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और ये दोनों ही रास्ते पर गिर जाते हैं। अब उनके साइड के लोग जब ये घटना देखते हैं तो वो लोग तुरंत ही उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं और उन लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है। अब शहर में 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, ये बात ऑफिसर सरनायक को पता चलती है, इसलिए वो कबीर के कॉलेज में आकर उसके बारे में पूछताछ करता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि क्राइम लोकेशन पर मिले हुए फुटप्रिंट्स और यहाँ फोटो में कबीर ने पहने हुए फुटप्रिंट्स वो मैच हो जाते हैं। इसलिए वो ऑफिसर सरनायक कबीर को ढूंढने लगता है। जब सरनायक को कबीर के पिताजी के बारे में पता चलता है तो वो उन्हें पूछताछ करने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी आकर कबीर के पिताजी का एक्सीडेंट कर देती है, इसलिए उसके पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब रात के समय हम देखते हैं कि कबीर अपने पिताजी को देखने के लिए हॉस्पिटल में आता है और तभी यहाँ पर ऑफिसर सरनायक और कांस्टेबल कबीर को पकड़ लेते हैं। फिर ऑफिसर सरनायक कबीर को उस गोदाम में लेकर जाता है जहाँ पर उस एम्बुलेंस और रिक्शा ड्राइवर की हत्या हुई थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑफिसर सरनायक अपनी गोलियां लेना भूल गया था, तो उसे यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए वो वहाँ पर अपने एक आदमी को दवाई लेने के लिए भेजता है और यहाँ पर कबीर से कहता है कि मुझे पता है कृष्णमूर्ति को और उस एम्बुलेंस और रिक्शा वाले ड्राइवर को तुमने ही मारा है, इसलिए अपना गुनाह कबूल कर लो और सारी सच्चाई बता दो। तो दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। दरअसल यहाँ पर हमें जो कबीर की लाइफ दिखाई गई थी वो सब कृष्णमूर्ति के मर्डर के पहले की थी। जिस दिन कविता की मौत हुई थी उस दिन कबीर बहुत ज्यादा निराश होकर उसी बस स्टॉप पर बैठा रहा, लेकिन तभी वहां पर उसे वो रिक्शा वाला दिखाई देता है जिसने की कविता का एक्सीडेंट किया था। इसलिए कबीर उसका पीछा करता है और उस रिक्शा वाले को पकड़कर उसे बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है। वो उससे पूछता है कि तुमने कविता का एक्सीडेंट क्यों किया। अब बहुत ज्यादा मार खाने के बाद वो ऑटो वाला बताता है कि मुझे इस काम के कुछ पैसे मिले थे और मुझे ये काम उस एम्बुलेंस के ड्राइवर ने करने के लिए कहा था। तो कबीर तुरंत ही उस एम्बुलेंस के ड्राइवर के पास पहुंच जाता है और उससे भी बहुत ज्यादा मारता पीटता है। वो एम्बुलेंस ड्राइवर उसे बताता है कि ये काम करने के लिए मुझे भी रमनी ने पैसे दिए थे। और दोस्तों यहाँ पर हमें इस रमनी के बारे में पता चलता है, मतलब कि जो एच हॉस्पिटल में सिस्टम डाटा ऑपरेटर का काम करता था। अब यहाँ पर कबीर उस ऑटो ड्राइवर और उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को मारकर वहां से रमनी के पास पहुंच जाता है। रमनी को बहुत ही खतरनाक तरीके से मारने पीटने के बाद रमनी उसे बताता है कि कविता का ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर था जिसके हमें करोड़ों में पैसे मिल रहे थे, इसलिए वो लोग कविता के खून को हासिल करना चाहते थे। और यहाँ पर रमनी ये भी बताता है कि मुझे ये सब कुछ एच हॉस्पिटल के एमडी कृष्णमूर्ति ने करने के लिए कहा था।
तो यहाँ पर कबीर उस रमणी को एम्बुलेंस के अंदर ही मार देता है और वहां से कृष्णमूर्ति के पास चला जाता है। एक डॉक्टर के कपड़े पहनकर वो कृष्णमूर्ति के केबिन में पहुंचता है और कृष्णमूर्ति के गले पर नाइफ रखकर उसे पूछने लगता है कि बताओ तुमने मेरी कविता को क्यों मारा, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है। दरअसल इन सब के पीछे का असली मास्टरमाइंड कृष्णमूर्ति नहीं बल्कि उसका बेटा प्रकाश था, जो कि अमेरिका में बैठकर यहाँ के सभी हॉस्पिटल को ऑपरेट कर रहा था। वो दवाइयां बनाकर लोगों को ठीक तो करता था, लेकिन उन दवाइयों के जरिए वो उनके अंदर एक बीमारी को पैदा भी करता था, जिसकी वजह से हमेशा उसके लोग हॉस्पिटल में आते रहे। और जब उसे कविता के ब्लड ग्रुप के बारे में पता चला तो उसने कविता के खून को हासिल करने का फैसला किया। अब ये सारी बातें जानने के बाद कबीर प्रकाश को धमकी देता है कि तुम्हें यहाँ पर कैसे भी करके आना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे पिताजी को मार दूंगा। अब उनकी ये सारी बातें वीडियो कॉल के थ्रू हो रही थी। तो यहाँ पर प्रकाश कहता है कि मुझे अपने पिताजी की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम उन्हें मार दोगे तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बात सुनकर प्रकाश के पिताजी कृष्णमूर्ति बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बहुत ही मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया था और आज उसका ऐसा बर्ताव देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और यहाँ पर गुस्से में आकर कृष्णमूर्ति खुद ही अपना गला काट लेता है। अब उसके बाद यहाँ पर कबीर कृष्णमूर्ति की बॉडी को लिफ्ट के जरिए टेरेस के ऊपर ले जाता है और एक कार के अंदर डालकर उस कार को ऊपर से नीचे गिरा देता है। मतलब कि दोस्तों अब तक जितने भी मर्डर हुए थे वो सब कुछ कबीर नहीं किए थे, क्योंकि इन लोगों ने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया था और कबीर ने यह सब कुछ अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए किया था। अब यहाँ हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर उस गोदाम में प्रकाश भी पहुंच जाता है और यहाँ पर वो कबीर और उस पुलिस ऑफिसर सरनायक को मारने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट होने लगती है और ये सभी लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, लेकिन फाइनली कबीर उस प्रकाश को जान से ही मार देता है। अब दोस्तों कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि कविता का अंतिम संस्कार हो रहा था और कबीर कविता को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों कबीर ने कविता के साथ सच्चा प्यार किया था। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।